जय हिंद, नमस्ते, राम राम दोस्तों। तो आज मेरे लिए ये दिन काफ़ी स्पेशल है। मैं आज यूट्यूब पर पहली बार फ़ेस टू फ़ेस वीडियो बना रहा हूँ और वो भी एक एजुकेशनल चैनल है मेरा। और उम्मीद करूँगा कि आप सबको ये जीके वीडियोस पसंद आएंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, अच्छी से अच्छी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर पाऊँ और वीडियो में भी मैं अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरे खुद के भी एग्ज़ाम हैं और मैं भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, आरएस की और एसआई की, और ईओआरओ तो सभी कर ही रहे हैं वैसे। तो मैं अब ऐसे रास्ते पे चलने की कोशिश करूँगा जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और मेरे से ज़्यादा फ़ायदा आप सबको हो। इसमें मैं करंट अफेयर्स, पॉलिटी और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करूँगा। तो आज मैंने ठाना है कि मैं स्टार्टिंग करंट जीके से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि करंट में जो वेटेज होता है पेपर में वो सबसे ज़्यादा होता है आरपीसी के सभी पेपर्स में। जैसे अगर एसआई में देखा जाए तो 100 में से 16 लगभग 20% रेशियो करंट का रहता है। उसमें योजनाएं भी आती है, नीतियाँ भी आती है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, पारदर्शिक परिदृश्य, टेक्नोलॉजी, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर आप सबकी पकड़ करंट पे अच्छी रहती है तो वो कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं आराम से, और सबको करंट से डर भी लगता है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको करंट से डर भी लगता है। तो मेरे को वैसे करंट अफेयर्स और जो पॉलिटी है ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, उनको मतलब मज़ा आता है पढ़ने में। तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की। मेरी ये पहली क्लास है और मेरे चैनल की भी पहली क्लास है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जून 2026 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, जो बुक आती है बाज़ार में 25 रुपये की आती है, उसकी रिवाइज करेंगे। उसके मतलब जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको अपन रिवाइज करेंगे। रिवाइज करना कहे या उनको डिकोड करना कहे या उनके शॉर्ट नोट्स बनाना कहे, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो चीज़ें अपन को पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, उनके शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करने हैं, एग्ज़ाम के टाइम पर कैसे रिवीजन करना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, तो ये चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जून 2026 बुक की जो फर्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसको अपन कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, श्री गणेशाय नमः। तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जून 2026 की जो टॉपिक देख लेते हैं अपन। उन टॉपिक्स में शामिल है टोटल 9 टॉपिक्स। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, फर्स्ट टॉपिक ये है। सेकंड टॉपिक है भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज सहयोग समझौता। तीसरा टॉपिक है साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। अभी नाम काफ़ी थोड़ा सा अलग है, लेकिन एसआई 2025 में पूछा भी गया था कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो ये जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं उनका अपन को नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम और दक्षिण कोरिया यात्रा। फिफ्थ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा। और सिक्स्थ है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा। सेवंथ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा। अब ये देखो दो चीन यात्राएं हुई, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स में टॉपिक है उनमें आता है। एट्थ है इबोला प्रकोप, WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। अब इबोला एक वायरस होता है जो अभी शायद अफ्रीका में बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहा है, तो इसकी वजह से इसको अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। नाइन्थ टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026। अब टोटल 9 टॉपिक है, अब इनको 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक है अपना क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026। तो इसमें अपन हाईलाइट करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। उस पूरे टॉपिक को एक बार रिवीजन भी वापस करेंगे एट द मोमेंट आफ्टर टॉपिक इज कंप्लीटेड। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026। तो 26 मई 2026 को भारत की मेजबानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में सफलतापूर्वक संपन्न की गई। तो वैसे क्वेश्चन पूछ ले अगर कि क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई और हैदराबाद हाउस दिया जाए और ऑप्शन में दे दी जाए राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नई दिल्ली, राजस्थान, तो ज़्यादातर इसको गलत करके आएंगे। तो हैदराबाद हाउस कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? जाहिर है भारत ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री अपने भारत के। और जो क्वाड के जो सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री है कौन कौन सम्मिलित थे? डॉक्टर एस जयशंकर भारत के हैं, मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री है, पेनी पोंग ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री है और तोशिमित्सु मोटोगी ये जापान के विदेश मंत्री हैं। टोटल 4 देश हैं और चारों देशों के ये विदेश मंत्री इस क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। अब आते हैं अपन बैठक के प्रमुख निर्णय और रणनीतिक समझौतों पर। तो जो पहला प्रमुख निर्णय हुआ या जो समझौता हुआ, हिंद पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल। अब क्या कि चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर क्वाड देशों ने पहली बार समुद्री क्षेत्र जागरूकता मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस विशेष निगरानी पहल को शुरू करने का निर्णय लिया है। तो पहली बार समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंद पैसिफिक समुद्र निगरानी सहयोग पहल को हिस्सा लिया है। अब दूसरा, पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर परियोजना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर को, अभी इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए फिजी में इस परियोजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो जो ये देश है फिजी में, ये चीज़ें पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर परियोजना स्टार्ट की जाएगी। थर्ड है क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क। इसमें जो क्वाड देश है खनिज खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए इस फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है। अभी क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो खनिज खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए इसके तहत चारों देश मिलकर 20 अरब डॉलर यानी 20 बिलियन डॉलर का निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और नेक्स्ट है मजबूत ऊर्जा सप्लाई चेन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में तेल, गैस, पेट्रोलियम उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति की सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित लचीली सप्लाई चेन विकसित करने पर सहमति बनी है। तो ये टॉपिक है टोटल जिन पर इस क्वाड में जो बातें हुई है। तो क्वाड के बारे में अब बात कर लेते हैं। वैसे क्वाड क्या चीज़ है? तो क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक संगठन है। उद्देश्य क्या है इसका? हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। पिछला क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्ष 2024 में विलिंगटन, अमेरिका में हुआ था। तो ये इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हुए। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक पर हमारे, जिसका टॉपिक है भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज सहयोग समझौता। तो जो 26 मई को भारत अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों REE रेयर अर्थ एलिमेंट्स की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। और जो हस्ताक्षरकर्ता और स्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में आयोजित क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक के अलावा अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मध्य समझौता संपन्न हुआ। अब जो अमेरिका और भारत में जो समझौता हुआ उसके मुख्य उद्देश्य और रणनीतिक महत्व है। चीन के एकाधिकार को चुनौती, इसका मुख्य उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स
और वैश्विक विनिर्माण बाजार पर चीन के दबदबे एकाधिकार को कम करना और एक सुरक्षित विविधीकृत सप्लाई चेन का निर्माण करना। चीन में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन होता है और उसका पूरे विश्व पर इसका एकाधिकार है। तो अमेरिका और चीन, भारत क्या चाह रहे हैं कि भाई उसके जो एकाधिकार है उसको ख़त्म किया जाए। फिर इसका जो सहयोग के 3 स्तंभ है, इस फ्रेमवर्क के तहत दोनों देश खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और पुनश्चक्रण, टोटल 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? खनन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, पुनश्चक्रण, रिसाइकलिंग पर आपसी निवेश बढ़ाएंगे। लक्षित भविष्य की तकनीकें, यह समझौता आधुनिक और रणनीतिक उद्योगों के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जैसे सेमीकंडक्टर निर्माण, इसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स काम आते हैं। ईवीज जो बाइक्स होती है, कारें होती है, स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी, परमाणु ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत काम आते हैं। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस की भारत यात्रा, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए अपन को। तो ये कब स्टार्ट हुआ, कब आए थे ये भारतीय यात्रा पर? तो 20 से 23 मई को साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने भारत की आधिकारिक राजकीय यात्रा की। वर्तमान पद पर रहते हुए भारत की इनकी पहली यात्रा है, ये पहली राजकीय यात्रा इनकी खुद की। ये यात्रा यूरोपीय संघ परिषद EU काउंसिल की साइप्रस की वर्तमान अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में संपन्न हुई। तो अभी जो यूरोपीय संघ परिषद है उसके अध्यक्ष कौन है? साइप्रस। तो ये उसके हिसाब से ये भारत आए हुए हैं। अब मुख्य बैठक स्थल मुंबई में हुआ, साइप्रस भारत व्यापार मंच पर, हैदराबाद साउथ, दिल्ली, नई दिल्ली, ये द्विपक्षीय वार्ता थी। और प्रमुख भागीदारी कौन कौन थे? नरेंद्र जी मोदी थे, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर थे, NSA अजित डोभाल, जो भारत के 3 मुख्य ये जो पर्सनैलिटी है ये उसमें बैठक में थी। और इसकी ऐतिहासिक निर्णय क्या रहा? रणनीतिक साझेदारी। अब भारत और साइप्रस एक रणनीतिक सहयोगी होंगे, तो संबंधों में अपग्रेडेशन हुआ है। इस यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य से बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी में कन्वर्ट कर लिया है, यानी उस स्तर तक बढ़ा दिया। रणनीतिक साझेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है 2 देशों के बीच में। और प्रमुख समझौते और परिणाम, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। रक्षा और सुरक्षा पर क्या क्या चीजें हुई? आगामी 5 वर्षों के लिए एक नया रक्षा सहयोग रोड मैप 2026 से 2031 तक तैयार किया गया। 5 वर्षों के लिए है, 2026 से 2031 तक। साइबर सुरक्षा संवाद, आतंकवादी रोधी संयुक्त कार्य समूह की स्थापना पर भी सहमति बनी है। तो ये चीजें हुई है, साइबर सुरक्षा संवाद और आतंकवादी रोधी संयुक्त कार्य समूह। साइप्रस के साइडेको और भारत के SIDM, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के बीच MOU हस्ताक्षर हुआ है। तो ये जो साइप्रस का साइडेको बोले या CYDCO बोलो, और भारत के SIDM, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के बीच MOU हस्ताक्षर हुए हैं। और नेक्स्ट हुआ है अपने IMEC कॉरिडोर का समर्थन। साइप्रस ने भारत, इंडियन, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, अगर इसको डिकोड करें तो इंडियन मिडल ईस्टर्न यूरोप कॉरिडोर को अपना मजबूत समर्थन दिया और इसमें यूरोप के लिए प्रवेश द्वार की इच्छा बनने की इच्छा जताई है। अब इस नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंद प्रशांत पहल। साइप्रस आधिकारिक तौर पर भारत की पहल व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन स्तंभ में शामिल हो गया। तो जो ये हिंद प्रशांत महासागर पहल का जो स्तंभ है, व्यापार, संपर्क, समुद्री परिवहन स्तंभ, इसमें शामिल हो गया साइप्रस। सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग 2026 से 2030 तक दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक सहयोग को समझौता हुआ और भारत के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और साइप्रस की राजनयिक अकादमी के बीच MOU हुआ है। तो जो किन किन 2 संस्थाओं के बीच? भारत की सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और साइप्रस की राजनयिक अकादमी के मध्य ये समझौता हुआ है। और जो अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई साइप्रस और भारत के मध्य, आरोग्य मैत्री क्यूब,
भारत अपनी स्वास्थ्य पहल के तहत एक पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब को साइप्रस के उपहार स्वरूप देगा। भारत साइप्रस अंतरिक्ष दिवस, इस यात्रा से ठीक पहले 18 मई 2026 को पहले भारत साइप्रस अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि यात्रा के जस्ट पहले 18 मई को ये पहले भारत साइप्रस अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई थी, आयोजन किया गया था। साइप्रस व्यापार केंद्र, साइप्रस ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक नया साइप्रस व्यापार केंद्र खोलने की घोषणा की है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम और दक्षिण कोरिया यात्रा। मई 2026 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 2 महत्वपूर्ण एशियाई देशों वियतनाम और दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वैसे राजनाथ सिंह अपने रक्षा मंत्री हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? रक्षा, समुद्री सुरक्षा, सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक सह उत्पादन को मजबूत करना। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ कमी है या कुछ मैं और अच्छा कर सकता हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सही समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल के जो फर्स्ट फॉलोअर आप ज़रूर बने, बहुत ही खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी होगी। मुझे मोटिवेशन के लिए जो चीज़ें शुरुआत में चाहिए होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ें हैं और सॉर्ट आउट करूँ। आप बने रहिए और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रथम चरण में जो राजनाथ सिंह थे, वियतनाम यात्रा पे गए थे, तो इन्होंने श्रद्धांजलि दी वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की 136वीं जयंती पर इनके मकबरे पर श्रद्धांजलि दी थी। वियतनाम एक मुस्लिम कंट्री है। उच्च स्तरीय वार्ता, हेनोई में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के द्विपक्षीय बैठक की आयोजित भी की गई थी। हेनोई में जो वियतनाम के जो रक्षा मंत्री है, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रमुख उद्घाटन और घोषणाएं, भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब, वियतनाम के वायुसेना अधिकारी महाविद्यालय में भारतीय सहायता से लैब का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। तो ये भाषा प्रयोगशाला वायुसेना अधिकारी महाविद्यालय में खोली गई। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब नहा ट्रांग में स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में भारत के सहयोग से एक एआई प्रयोगशाला का स्थापना करने की घोषणा की गई। किसने की? भारत ने। कहाँ पर? नहा ट्रांग में स्थित एक दूरसंचार विश्वविद्यालय में। प्रमुख समझौते क्या क्या हुए? भारत के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCT और वियतनाम की टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी के बीच AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौता हुआ। तो जो भारत के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और वियतनाम की टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के बीच AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौता हुआ। यह यात्रा वियतनाम के राष्ट्रपति लो ताम की भारत यात्रा मई 2026 के तुरंत बाद हुई। इधर से वियतनाम राष्ट्रपति आए थे भारत दौरे पर, वो जब गए तो उसके पीछे अपने रक्षा मंत्री भी चले गए। दोनों देश पूर्व में भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। जब राष्ट्रपति आए थे वियतनाम के भारत, तब ये समझौता हुआ था भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 विजन दस्तावेज है ये। अब द्वितीय चरण की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया यात्रा पर। सियोल में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आन क्यूबेक के साथ सैन्य आदान प्रदान, समुद्री सुरक्षा और रसद के सहयोग पर चर्चा की। नवाचार सहयोग, दोनों देशों के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने के लिए भारत कोरिया रक्षा नवाचार त्वरक पारिस्थितिकी तंत्र IKDA के रोड मैप पर विचार विमर्श किया। भारत कोरिया रक्षा नवाचार त्वरक पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो लाइन है उसको याद रखा जाएगा। जो प्रमुख समझौते कौन कौन से हुए? रक्षा साइबर सहयोग, भारत के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC नेशनल डिफेंस कॉलेज और कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मध्य MOU हुआ। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा
यूएन पीस कीपिंग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान हुआ। औद्योगिक साझेदारी में क्या क्या हुआ? भारतीय कंपनी लॉर्सन एंड ट्यूबो LNT ने दक्षिण कोरियाई फर्मों के साथ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEWS डायरेक्टेड एनर्जी वेपर और ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम के सह विकास पर समझौता किया। LNT ने और जो दक्षिण कोरिया की जो फर्म है, कंपनियां, उनके साथ इन दो चीज़ों पर समझौता किया। भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन। सियोल के इमजिन गेक पार्क, अभी थोड़ा नाम भी थोड़े अलग होते हैं, दक्षिण कोरिया, जापान, चाइना, इनमें जो नाम होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, अपन को प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ये जो स्थान है सियोल के इमजिन गेक पार्क में, ये भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। कोरियाई युद्ध 1950-53 की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह स्मारक युद्ध के दौरान भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया CFI के मानवीय योगदान और बलिदान को समर्पित है। ये जो युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था, इसमें जो कोरिया युद्ध था 1950 से 53 के बीच में, जो जिनकी 75वीं वर्षगांठ अभी है थी मई में, तो उसमें जो भारतीय सेना की दो, क्या बोले उनको, संगठन या ग्रुप गए थे, 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा 15 से 20 मई को 2026 में की गई थी। 15 से 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, ये 5 देश क्रम वाइज है, इनको याद रखा जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात सबसे पहले, फिर नीदरलैंड, फिर स्वीडन, नॉर्वे, इटली। मुख्य उद्देश्य भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना, रक्षा एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना और द्विपक्षीय व्यापार को गति देना। कुल अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, इस यात्रा के दौरान उनको 2 नए सर्वोच्च सम्मान और एक संयुक्त राष्ट्र का पदक प्राप्त हुआ। तो जो चरण फर्स्ट है उस पर अपन गौर करते हैं। चरण फर्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा 15 मई 2026। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से मुलाकात की। UAE ने भारत में $5 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। तो $5 बिलियन UAE निवेश करेगा। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व डील, भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL और ADNOC के बीच भारत के रणनीतिक भंडारों विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, चांदीकोल उड़ीसा में है, 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडारण के समझौता हुआ है। तो इसमें 2 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हो गए अभी, जो ये विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश और चांदीकोल उड़ीसा, तो ये भारत के रणनीतिक भंडार है। अगर कभी कोई युद्ध हो जाए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा तेल स्टोरेज रहेगा। अब जैसे कंडीशन बनी थी ईरान और इजराइल युद्ध में, तो भारत के पास रणनीतिक जो भंडार थे वो कम थे, अब भारत इन पे ध्यान दे रहा है। जहाज मरम्मत क्लस्टर, भारत की समुद्री विकास निधि योजना के तहत वाडीनार गुजरात में अत्याधुनिक जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। कहाँ पर? वाडीनार गुजरात में। सुपर कंप्यूटर और AI मिशन, भारत के सीडेक और UAE की कंपनी G42 के बीच 8 एक्साफ्लॉप्स क्षमता के सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने की पर भी सहमति बनी है। तो भारत की कौन सी कंपनी है? कंपनी नहीं है, PSU बोलेंगे इसको, सीडेक या साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं इनको, सीडेक और UAE की कंपनी G42 के मध्य कितने एक्साफ्लॉप्स? 8 एक्साफ्लॉप्स। अब अपन सेकंड चरण पे आते हैं, नीदरलैंड यात्रा। तो राजा विलेम एलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और प्रसिद्ध जल प्रबंधन संरचना फ्लुइडडिस्क का दौरा किया। तो अपन को ये याद रखना है कि जो ये जल प्रबंधन संरचना है कौन से देश में है? नीदरलैंड में है, स्वीडन में है, नॉर्वे में है, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने यात्राएं की, तो ये नीदरलैंड में है। जल प्रबंधन और नीदरलैंड वैसे ही पानी से घिरा हुआ है, तो अपन को ये याद रख सकते हैं, जल प्रबंधन नीदरलैंड।
एब्सलूइटडिज्ग का दौरा किया। और जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? रॉब जेटन। और राजा कौन है? विलियम एलेक्जेंडर। तो अभी ये राजतंत्र चल रहा है, वैसे लोकतांत्रिक देश है लेकिन राजतंत्र है। सेमीकंडक्टर सहयोग, गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने हेतु टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौता हुआ है। तो अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करना है। और जो यूए के सहयोग से वडीनाथ गुजरात में आधुनिक अत्याधुनिक जहाज से संबंधित क्लस्टर बनाया जाएगा गुजरात में। किसके सहयोग से? यूए के सहयोग से। अब कंपनी कौन कौन सी है इसमें? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल। अब उत्कृष्ट यंत्रों की स्थापना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। पश्चिमी त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण हेतु इंडो डच उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिली है। कहाँ पर? अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पश्चिमी त्रिपुरा में क्या किया जाएगा? सीओई फ्लोरिकल्चर का, फूलों की खेती हेतु। और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण हेतु इंडो डच उत्कृष्ट केंद्र की मंजूरी मिली है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपलब्धि, नीदरलैंड के लेडेन विश्वविद्यालय द्वारा भारत की 11वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य के 24 ताम्रपत्र वापिस सौंपे गए हैं। अब चोल साम्राज्य समुद्र में बहुत राज था उनका, तो जो नीदरलैंड के जो लेडेन विश्वविद्यालय है ना, उनमें भारत की 11वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य के 24 ताम्रपत्र वापिस सौंपे गए हैं, जो चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के काल से संबंधित है। इसमें नागपट्टिनम में बौद्ध मठ को अनेमंगलम गांव दान देने का तमिल और संस्कृत में उल्लेख है। दोनों भाषाएं तमिल और संस्कृत में उल्लेख है। कौन सा गांव है? अनेमंगलम गांव को, और जो नागपट्टिनम में बौद्ध मठ को। अभी जो राजेंद्र चोल प्रथम थे, इन्होंने वियतनाम पे भी कब्जा किया था। वियतनाम बोले या अंगकोर वाट है ना अपना मंदिर, वो चोल राजाओं ने बनाया था। 10वीं 11वीं शताब्दी में इन्होंने समुद्र पार करके विदेश में पहली बार आक्रमण करके अपने अधीन किया था। अब थर्ड यात्रा है मोदी जी की, स्वीडन यात्रा। स्वीडन यात्रा, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ गोथनबर्ग में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में स्तर पर उन्नत किया गया। अब ये वापिस रणनीतिक साझेदारी में कन्वर्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रणनीतिक साझेदारी जिन देशों के साथ घोषित होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट देश होते हैं अपने लिए। तो इनके जो प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। और कहाँ वार्ता की? गोथनबर्ग में। व्यापार व नवाचार, अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी में एआई गिलियर की शुरुआत हुई है। अब जो अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करना है। सांस्कृतिक उपहार, स्वीडन द्वारा पीएम मोदी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज 1921 की उपसाला यात्रा की दुर्लभ तस्वीर व हस्तलिखित एपिग्राफ भेंट किए गए। मोदी जी को जो स्वीडन के द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर थे, उन्होंने 1921 की यात्रा की थी उपसाला, उनकी दुर्लभ तस्वीर और ऐतिहासिक एपिग्राफ भेंट किया गया। सर्वोच्च सम्मान, 31वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये मोदी जी का। पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, अब इसको याद कर लिया जाए, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस इसलिए याद करने के लिए बोला है क्योंकि इसमें देश का नाम नहीं है और इसे पता नहीं चल रहा है किस देश का है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? स्वीडन द्वारा। किनको दिया गया? मोदी जी को। कौन सा पुरस्कार है? 31वां। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और पहले भारतीय भी हैं। अब चौथी यात्रा है नॉर्वे की यात्रा। अब नॉर्वे पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। नॉर्वे बहुत जैसे इंपॉर्टेंट देश है, अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्वे में पढ़ने जाते हैं। पीएम मोदी ने राजा हेराल्ड पंचम और प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे से वार्ता की। तो राजा हेराल्ड पंचम यानी नॉर्वे में भी राजतंत्र है लेकिन लोकतांत्रिक राजतंत्र।
और भारत में क्या है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। जो प्रधानमंत्री होता है वो भी चुनाव होता है और राष्ट्रपति होता है वो भी चुनाव होता है। लेकिन जो नॉर्वे में है वो प्रधानमंत्री है वो तो चुनाव होता है, और जो सांसद बोले या एमएलए बोले वो भी चुने होते हैं। लेकिन जो उनके राष्ट्रपति स्तर की जो आदमी होते हैं वो राजतंत्र से आते हैं, तो राजतंत्र में आएगा। ब्रिटेन भी ऐसे ही है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दोनों देशों यानी नॉर्वे और भारत ने संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी में बदला है। अब नॉर्वे से एक वर्ड ऐड हो गया, हरित रणनीतिक साझेदारी। तो नॉर्वे, वैसे भी देख लो, नॉर्वे हरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है, हरित क्रांति पे ज़्यादा ध्यान देता है और जो ग्रीनरी पे ज़्यादा ध्यान देता है। ऐसा कहो कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण पे ध्यान देता है। तो हरित रणनीतिक साझेदारी नॉर्वे और भारत के बीच बदला और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। स्वीडन ने भी रखा दोगुना करने का लक्ष्य, लेकिन वो रणनीतिक साझेदारी बन गए, और नॉर्वे ने भी रखा, लेकिन नॉर्वे हरित रणनीतिक साझेदार बना है और उनको भी दोगुना लक्ष्य रखा गया। हिंद प्रशांत महासागर पहल, नॉर्वे आधिकारिक रूप से भारतीय कूटनीति पैकेज IPOI में शामिल हो गया। हिंद प्रशांत महासागर पहल में नॉर्वे शामिल हो गया। सर्वोच्च सम्मान 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम द्वारा PM मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस। अब इसमें देश का नाम आ रहा है नॉर्वेजियन, तो इसमें अपन समझ जाएंगे। लेकिन ये कौन सा पुरस्कार है मोदी जी का? 32वां पुरस्कार है। स्वीडन का कौन सा था? 31वां। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ओस्लो नॉर्वे, जो राजधानी है नॉर्वे की, जहां भारत और 5 नॉर्डिक देशों ने संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का संकल्प लिया है। अभी 5 देशों में बहुत सारी पहल हुई, वार्ताएं हुई, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी से संबंधित जो यात्राएं होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो कहाँ हुई है, कौन सी है ये? तीसरी भारत नॉर्डिक शिखर, नॉर्डिक देश होते हैं जिनमें ये, इसलिए नॉर्वे नहीं बोला, नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ओस्लो नॉर्वे में। ये भारत और 5 नॉर्डिक देशों ने संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का संकल्प लिया है। अब लास्ट यात्रा मोदी जी की इस टूर पर, चरण इटली यात्रा। इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेट्रोला और प्रधानमंत्री सुश्री जॉर्जिया मेलोनी, सर्जियो मेट्रोला, ठीक है, इटली के जो राष्ट्रपति है सर्जियो मेट्रोला और प्रधानमंत्री सुश्री जॉर्जिया मेलोनी। अब सुश्री क्यों लगाया गया है? क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई है। रोम में वार्ता हुई, रोम इटली की राजधानी है। विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। अब यहाँ पर विशेष रणनीतिक साझेदारी, इटली के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी, नॉर्वे के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी और स्वीडन के साथ रणनीतिक साझेदारी। संस्कृति और पर्यटन वर्ष 2027 को भारत और इटली के बीच संस्कृति और पर्यटन वर्ष रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 2027 को विज्ञान और अनुसंधान सहयोग, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इटली के इलेक्ट्रा सिंक्रोट्रॉन केंद्र, इटली का इलेक्ट्रा सिंक्रोट्रॉन केंद्र, वो भी एक साइंटिफिक कोई केंद्र होगा, बीच समझौता हुआ, जिसमें भारतीय शोधकर्ताओं को उन्नत सिंक्रोट्रॉन विकिरण सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी। तो मेरे हिसाब से सिंक्रोट्रॉन विकिरण सुविधाएं एक सेंटर है और अपने भारत के जो विभाग है DST, उनके मध्य समझौता हुआ है। लोथल समुद्री विरासत परिषद, गुजरात के लोथल में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHS के विकास में इटली आधिकारिक भागीदार बनेगा। अब इटली की जो बहुत सारी कोस्टल लाइन है और बहुत सारे बंदरगाह हैं, तो जो लोथल में गुजरात में जो अपना कोस्टल एरिया बन रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, उसमें इटली भी आधिकारिक साझेदार बन गया है। त्रिपक्षीय सहयोग, अफ्रीका के लिए भारत और इटली और अफ्रीका के मध्य त्रिपक्षीय सहयोग हुआ। इटली की मेट्टे योजना और भारत की विकास साझेदारी को मिलाकर अफ्रीका में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, कृषि और AI क्षेत्र में त्रिपक्षीय पहल पर सहमति बनी है। तो अफ्रीका के लिए इटली कौन सी योजना है? मेट्टे योजना, और भारत की विकास साझेदारी को मिलाकर अफ्रीका में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI और कृषि क्षेत्र में त्रिपक्षीय पहल को सहमति मिली है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त नवीनतम पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, स्वीडन का सर्वोच्च
नागरिक सम्मान 31वां है। फिर द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट ग्रैंड क्रॉस नॉर्वे का सर्वोच्च है, मोदी जी का 32वां पुरस्कार है। एग्रीकोला मेडल संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा रोम मुख्यालय में महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंग्यू द्वारा प्रदान किया गया। यह पदक भारत का वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, ग्रामीण विकास में उनके असाधारण नेतृत्व पर दिया गया। कौन सा मेडल? एग्रीकोला मेडल। किनके द्वारा? FAO द्वारा। FAO किसके अंदर आता है? UN के अंदर में आता है। महानिदेशक कौन है इसके? डॉक्टर क्यू डोंग्यू। तो अब अपन इस वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा। 1920 मई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग चीन की 2 दिवसीय आधिकारिक राजकीय यात्रा संपन्न की। राष्ट्रपति पुतिन की कुल 25वीं चीन यात्रा है। तो इन दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं क्योंकि सेम कैटेगरी के देश हैं और सेम तंत्र के देश हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ और चीन रूसी मित्रता और महत्वपूर्ण सहयोग संधि 2001 की 25वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित की गई। तो अब वैसे चीन रूस का कुछ कर नहीं सकता, रूस चीन का कुछ कर नहीं सकता। अब दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकता तो मित्र तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन चीन बहुत बदमाश है। यात्रा के मुख्य परिणाम और समझौते हैं। दोनों देशों ने एक बहुध्रुवीय विश्व की व्यवस्था की पुरजोर वकालत करने का एक साझा संयुक्त बयान जारी किया। द्विपक्षीय समझौता आर्थिक, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, उन्नत तकनीक से जुड़े 20 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वीजा मुक्त नीति का विस्तार। चीनी विदेश मंत्रालय ने रूसी नागरिकों के लिए अपनी वर्तमान वीजा मुक्त नीति को 31 दिसंबर 2027 तक बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा की है। थीम वर्ष की शुरुआत। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त रूप से चीन रूस शिक्षा वर्ष 2026-27 का उद्घाटन किया। चीनी रूस शिक्षा वर्ष 2027। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है इबोला प्रकोप। WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल PHEIC घोषित। 17 मई को ध्यान रखना WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और युगांडा में फैल रहे इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो कहाँ फैल रहा है ये? DRC, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में। किस नियम के तहत घोषणा? ये घोषणा WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR 2005 के तहत की गई। ऐतिहासिक संदर्भ। वर्ष 1976 में इबोला वायरस की खोज हुई थी। उसके बाद से कांगो रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC में ये इबोला का 16वां प्रकोप है। मतलब कि 16वीं बार ये इबोला वायरस वहाँ पर प्रकोप दिखा रहा है। अफ्रीका CDC की कार्रवाई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने भी इसे महाद्वीपीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। प्रमुख वायरस स्ट्रेन और रोग वैज्ञानिक तथ्य। उत्तरदायी स्ट्रेन यानी उस वायरस का जो अभी मॉडिफाइड स्ट्रेन कौन सा है उसका बारे में अपन देखेंगे। यह आपातकाल विशेष रूप से इबोला के अत्यंत दुर्लभ, अत्यधिक संक्रामक और घातक बुंडी बुड्यो स्ट्रेन के तेजी से फैलते मामलों के कारण लगाया गया है। अभी कोरोना में भी आपने देखा था वैश्विक आपातकाल था, तो WHO की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे आपातकाल घोषित करे ऐसे कोई भी बीमारी आती है। बीमारी की प्रकृति। इबोला एक घातक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों जैसे प्राइमेट्स, बंदर, चिंपांजी से इंसानों में फैलता है। जानवरों से इंसानों में फैलता है। कौन से? बंदर, चिंपांजी। अफ्रीका में बंदर और चिंपांजी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनसे इंसानों में फैलता है। जूनोटिक रोग वायरस है। बुंडीग्यो स्ट्रेन के संक्रमण से मरीज को वायरल रक्तस्रावी बुखार, वायरल हेमोरेजिक फीवर होता है, जिससे आंतरिक और बाहरी अंगों से ब्लीडिंग होने लगती है और इसमें मृत्यु दर अत्यंत उच्च होती है। आंतरिक और बाहरी अंग दोनों से ब्लीडिंग होती है और वायरल रक्तस्रावी बुखार आता है। उपचार की स्थिति। वर्तमान में बुंडीग्यो वायरस स्ट्रेन के लिए कोई भी टीका, विशिष्ट एंटीवायरल उपचार स्वीकृत नहीं है। अभी कोई मतलब इसकी दवाई अवेलेबल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन दौरा। 13 से 15 मई 2026 के दौरान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 3 दिवसीय ऐतिहासिक राजकीय यात्रा संपन्न की है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में ये पहली चीन यात्रा है। साथ ही वर्ष 2017 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा है। ठीक है, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ही चीन गए हुए हैं। सांस्कृतिक प्रतीकवाद। बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों वैश्विक नेताओं ने चीन के ऐतिहासिक टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा किया। टेम्पल ऑफ हेवन अगर पूछ ले कहाँ पर है तो चीन में है। क्यों, किस लिए प्रसिद्ध हुआ भी है? डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति दोनों वहाँ पर गए थे। बीजिंग ट्रूस का प्रमुख व्यापारिक समझौता। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक स्थिरता स्थापित करने के लिए एक अंतरिम समझौता हुआ जिसे बीजिंग ट्रूस नाम दिया गया। दो नए निकायों का गठन। व्यापार और निवेश को विनियमित करने के लिए 2 नए बोर्ड स्थापित करने की सहमति बनी है। यूएस चीन बोर्ड ऑफ ट्रेड, यूएस चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड। ध्यान रखना, 2 नए निकाय कौन से बने? व्यापार और निवेश को विनियमित करने के लिए यूएस चीन बोर्ड ऑफ ट्रेड, यूएस चीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यूएस चीन बोर्ड ऑफ ट्रेड, यूएस चीन बोर्ड ऑफ निवेश बोल सकते हैं इसको। विमान और कृषि डील। चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 200 विमानों की खरीद को मंजूरी दी है और प्रतिवर्ष 17 बिलियन अमेरिकी कृषि उत्पादों की आयात का भी आश्वासन दिया है। कितने बिलियन? 17 बिलियन। दुर्लभ खनिज आपूर्ति। इन रियायतों के बदले अमेरिका को चीन से औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा मिला है। अब मैंने बताया था आपको REEs, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसमें भारत और अमेरिका के मध्य भी समझौता हुआ है और चीन के एकाधिकार को खत्म करने की बात हुई थी। और इधर क्या हो रहा है? अमेरिका चीन से समझौता कर रहा है कि भाई हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोवाइड करना। अब कितना दोगलापन होता है अंतर्राष्ट्रीय जो ये परिदृश्य होता है, उनमें देश एक दूसरे के दोस्त नहीं होते, वो बस फायदा देखते हैं। जहाँ फायदा है वहाँ पर अपन की बात करनी है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ गए अपन और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। विश्व प्रेस सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक 2026। तो 26 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 जारी किया गया। सूचकांक में भारत की स्थिति देखते हैं अब। वर्तमान रैंकिंग। भारत 180 देशों में 157वें नंबर पर है। तो 157 आउट ऑफ 180। रैंकिंग में गिरावट। ये वर्ष 2025 की रैंकिंग 151 से 6 स्थान नीचे खिसक गया है। यानी जो भारत की प्रेस फ्रीडम है वो घट गई है 6 स्थान। 151 में थी 2025 में और घटकर कितनी हो गई? 157। 100 में से 31.96 इसको अंक मिले हैं। इस स्कोर के आधार पर भारत को प्रेस स्वतंत्रता की अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में जो भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति अपन देखते हैं, किन में अच्छी स्थिति है, किन में खराब स्थिति है। अच्छी स्थिति पिंक कलर में, खराब स्थिति रेड कलर में। तो जो नेपाल है उसकी अच्छी स्थिति है, पाकिस्तान की भी अपन से अच्छी स्थिति है, श्रीलंका की स्थिति भी अपन से अच्छी है और भूटान की स्थिति भी अपन से अच्छी है, बांग्लादेश की स्थिति भी अपन से अच्छी है। तो अपनी खराब स्थिति किन किन से है? तो म्यांमार में भी प्रेस स्वतंत्रता भारत से नीचे है। अफगानिस्तान में तो है ही और चीन में तो आप सब जानते ही हैं। तो टोटल 5 देश ये उनकी स्थिति अपन से अच्छी है। कौन कौन से? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये मुख्य पड़ोसी देश हो गए। म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, ये तीनों देशों में अपन से खराब स्थिति में है। सूचकांक में 25 वर्षों के इतिहास में पहली बार दुनिया के आधे से अधिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता कठिन और अत्यंत गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। मतलब 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व के आधे से अधिक देशों में जो प्रेस स्वतंत्रता है वो कठिन या अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। और 2025 की तुलना में 60% से अधिक 110 देशों का स्कोर बिगड़ा है। टोटल 60% देशों का स्कोर बिगड़ा है। सोचने वाली बात है। सूचकांक में शीर्ष और निम्नतम देश, ठीक है। तो जो 10 शीर्ष देश हैं उसमें से अपन सिर्फ 3 की बात करेंगे, अपन को 3 याद रखने हैं। तो सबसे पहला है नॉर्वे, दूसरा है नीदरलैंड,
तीसरा है एस्टोनिया, नॉर्वे, नीदरलैंड और एस्टोनिया। और इन तीनों देश को अपन हाईलाइट कर लेते हैं। नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया। अब नॉर्वे एकमात्र देश है जिसके 90+ स्कोर है। और अब बाकी ये देश हो ही गए। अब निम्नतम 5 देश कौन कौन से हैं? 180वें स्थान पर है इरिट्रिया और 178 पर अपन बताए चीन, 179 पर है उत्तर कोरिया और 178 पर है चीन। तो अपन को जो याद रखना है मुख्यतः वो इरिट्रिया याद रखना है, क्योंकि ये देश थोड़ा रेयर देश लगता है, क्योंकि अपन बहुत कम सुनते हैं इसके बारे में। अब स्कोर कितना है? 10.24। 179 पर उत्तर कोरिया है, किम जोंग उन, और 178 पर चाइना, अपना पड़ोसी देश। और 177 पे ईरान है, ये अभी युद्ध चल रहा है, उनको स्थिति खराब कर दी है। 177 पे सऊदी अरब है, ये सोचने वाली बात है। अब कुछ छोटी छोटी खबरें, इंटरनेशनली न्यूज़ है वो। चीन का 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली फ्लाइंग ट्रेन का परीक्षण चर्चा में क्यों है? चीन ने 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव फ्लाइंग ट्रेन का एडवांस स्टेज परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। परीक्षण स्थल, ये परीक्षण चीन के शांसी प्रांत के यांगगाओ दातोंग शहर में निर्मित एक विशेष लो वैक्यूम ट्यूब के भीतर किया गया। शायद ये वैक्यूम ट्रेन होगी शायद, जो सरफेस पर अड़ती टच नहीं होती है, चलती रहती है। तो परीक्षण स्थल कौन सा था? चीन के शांसी प्रांत में, शांसी प्रांत नहीं, राज्य के यांगगाओ जिले के दातोंग शहर में एक लो वैक्यूम ट्यूब में किया गया। इसकी विकासकर्ता संस्था कौन सी है? ऐतिहासिक परीक्षण चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन CSIC द्वारा संचालित किया गया। तो इसकी किसने इसको विकास किया? इसका ट्रेन का, फ्लाइंग ट्रेन का, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन CSIC। तो इस तरह अपना अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जून 2026 का ख़त्म हुआ, जिसमें मई की खबरें थी। और इन सभी खबरों पर बेस्ड मैंने 20 MCQ बनाए हैं, और ये 20 MCQ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये PDF में आपको अपने टेलीग्राम जो चैनल है ज्ञान सेतु, उस पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप दोनों PDF यानी एक ये तो एडिटेड और नॉन एडिटेड, यही वाली नॉन एडिटेड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 20 MCQ मैंने दिए हुए हैं, आप इनको सोल्व कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ। और इन 20 MCQ की जो आंसर है वो भी मैंने लास्ट में दिया हुआ है। आप चाहे तो मुझे और भी जो अपडेट करने हैं या कुछ चीज़ें और प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, तो आपके हिसाब से वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथी, अपने छोटे भाई बहनों, अपने दोस्तों जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, EORO की या CET की या ग्रेजुएशन लेवल CET की, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, RS की, उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बैठते हैं पेपर में, और मैं इस बुक को कवर करूँगा। मैंने अभी ये जो PDF बनाई है उसी पर बेस्ड है पूरी, ये डिट्टो शब्द है, लेकिन मैं उस बुक को नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है। आप वो बुक लेके भी पढ़ोगे तो भी ये चीज़ें सेम दिखेगी, सेम पैटर्न में दिखेगी। तो और ये मैंने जो कोशिश की थी 20 क्वेश्चन की, आप इनको ज़रूर सोल्व कीजिएगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, करंट अफेयर्स में जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैंने पूरी कोशिश की कि सारे पैटर्न इसमें यूज कर लूँ। अब जैसे 1900 क्वेश्चन है, अभी जो अपन ने पढ़ा था कि मई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हिस्सा लेने विदेश मंत्रियों में निम्न कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अमेरिका के मार्को रूबियो थे, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग थे, जापान के तोशिमित्सु मोतेगी थे, भारत के जी डोभाल। अब भारत के जी डोभाल थोड़े थे, नहीं थे ना। तो ऐसा मतलब ये तो चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बाकी कथन निष्कर्ष, कितने कथन सत्य हैं, ये मैंने निम्न कौन सा कथन असत्य है, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं और कोशिश करूँगा इसे वीडियो बनाने की।
और दूसरे सब्जेक्ट में भी ट्राई करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहो।